नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं एलएलबी स्टूडेंट्स जो है ना, उनके बारे में बात करूंगी जो कि अभी फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है या फिफ्थ ईयर में है या 3 ईयर एलएलबी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप बताओ किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि आप लोग डरिए मत एलएलबी को लेकर। एलएलबी जितना आपको टफ़ लग रहा है उतना टफ़ है नहीं। ठीक है, आप किसी भी कॉलेज में हैं, इतना टफ़ नहीं होता है। हाँ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का नहीं पता मुझे, लेकिन जो अदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में हैं या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं हैं तो हर जगह का सेम ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो आप एक जो वेबसाइट है उसको ज़रूर यूज़ करिए। आपको कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है और उसका कोई टॉपिक है और उस पर आपको कोई अच्छा सा एक आपको पूरा कंटेंट चाहिए उस पर, ठीक है? तो आप उसके लिए सबसे बेस्ट है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट पर अगर आपको पूरा का पूरा अच्छा कंटेंट अच्छी इजी लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी वालों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम वालों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में ही लेना चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम में ही मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक बता दूँगी, पर अभी पहले आप इंग्लिश में देखिए। हिंदू मैरिज एक्ट आई प्लीडर्स एक वेबसाइट का नाम है, ठीक है? ये जब मैं एलएलबी कर रही थी तो उस टाइम पर मैं बहुत यूज़ करती थी आई प्लीडर्स, और मुझे बहुत अच्छा लगता था आई प्लीडर्स। मतलब उसके जो आंसर्स होते थे, उसके जो पूरे के पूरे नोट्स होते थे, वो अमेजिंग थे। तो ये देखिए, एन ओवरव्यू ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 HMA, ठीक है? हिंदू लॉ नोट्स दोनों दिए हुए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, पूरा आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ HMA, उसके बाद नीड फॉर यूनिफॉर्म लॉ टू गवर्न हिंदू मैरिज इन इंडिया, ऑल इन वन। अब इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ इंट्रोडक्शन कितना अच्छे से देखिए लिखा है। इस तरह से ना आप कोई पॉइंट सीख लीजिए, आप एग्जाम में भी आंसर्स में इसी तरह से लिखा करिए। इंट्रोडक्शन आप डाल दिए हेडिंग, उसके अंदर लिख दिए कंटेंट, फिर एक और या स्ट्रक्चर ऑफ HMA 1955, ठीक है? उसके बाद गवर्नेंस ऑफ हिंदू मैरिज बिफोर HMA, ठीक है? तो ये ना इसकी लैंग्वेज बड़ी इजी लगती थी मुझे, काफ़ी अच्छी लगती थी। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हिंदू लॉ नोट्स, ये देखिए, ठीक है? और अब जैसे देखिए गूगल ट्रांसलेट का मेरे पास तो पता नहीं है ऑटोमेटिकली कैसे आता है। अगर मैं इसको ट्रांसलेट दबा दूँगी ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ये देखिए हिंदी में कन्वर्ट हो गया ना, ऐसे हो जाता है। अदरवाइज़ मैं आपको एक और ट्रिक बता रही हूँ हिंदी वालों के लिए। आप ऐसा डाल सकते हो, आई प्लीडर्स हिंदी, ऐसे डाल देना तो आई थिंक आ जाएगा फिर हिंदी में। हाँ, ये देखो आ गया ना हिंदी में, आई प्लीडर्स ब्लॉग, ठीक है ना? ऐसे हिंदी हिंदी लिख दोगे तो फिर वो हिंदी में ही दे देगा कन्वर्ट करके गूगल, ठीक है? तो ये एक बहुत ही ज़रूरी वेबसाइट है, किन के लिए? लॉ स्टूडेंट्स के लिए। कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप टाइप करो और आई प्लीडर्स लास्ट में लिख देना, और जिस लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश का तो इंग्लिश में तो ऑलरेडी दिखा देता है, हिंदी वाले हैं तो हिंदी लिख दो आई प्लीडर्स के आगे, और उसके बाद आप देखो कि कितना बढ़िया आपको कंटेंट मिल जाएगा आई प्लीडर्स के द्वारा। तो आई प्लीडर्स मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। इससे आप लोग प्रिपरेशन करिए, इससे आप लोग अपने आंसर्स की प्रैक्टिस करिए, ठीक है? उसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारे लॉ स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी है, कुछ भी आपको आपके आंसर्स को छोटा करना है या सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेनेशन इन ईजी एंड शॉर्ट पैराग्राफ, ऐसी कुछ लिख दीजिए, ठीक है? तो ये आपको एआई ने लिखकर शॉर्ट में दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड हाउ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड. It defines the rights and duties of citizens, the power of the government, and how laws are made and enforced. It ensures fairness, protects freedoms, and prevents misuse of power. In simple terms, a constitution is like a rule book that helps a country run smoothly and justly. Okay? अब जैसे कि हिंदी मीडियम वाले हैं वो कॉपी कर लो, ऐसे करोगे ना आप, कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको गूगल ट्रांसलेट में जाना है, कोई पेस्ट कर देना है।
ये आपका हिंदी में देखिए आ गया। संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है जो यह बताता है कि किसी देश या संगठन को कैसे संचालित किया जाता है। यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों, सरकार की शक्तियों और कानूनों को बनाने और लागू करने के तरीके को परिभाषित करता है। यह निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, स्वतंत्रता की रक्षा करता है और सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। सरल शब्दों में संविधान एक नियम पुस्तिका की तरह है जो किसी देश को सुचारू रूप से और न्यायपूर्ण तरीके से चलाने में मदद करता है। तो ये एक मैंने आपको टेक्निक बता दिया कि आपको अच्छे अच्छे इजी आंसर्स कैसे मिल जाएंगे। उसके बाद यूट्यूब का भी प्रयोग करके आप अपने टॉपिक्स डाल सकते हो, आपको उसमें वीडियोस मिल जाएंगे। आप थोड़ा सर्च करोगे, मेहनत करोगे तो आपको उसमें अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। आप उसको भी सुन के समझ के आप काफ़ी अपने लिए रास्ता ओपन कर सकते हो। आंसर्स लिखने के लिए मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि डरो मत कि हे भगवान मैं अगर गलत लिख दी तो क्या होगा। बिल्कुल मस्त होकर, निश्चिंत होकर, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आप अपने आंसर्स लिखो। आंसर्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। परफेक्शन के पीछे मत भागो। आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, आप अपनी तरफ से 100% कोशिश करो और अपना पेपर पूरा फिल करके आओ, ठीक है। बुक्स वगैरह आप लोग बोल रहे थे, तो मैं कहूँगी कि देखो बुक्स तो जीवन भर पढ़नी है वकालत में, तो ऐसा कोई आपको मैं बता नहीं सकती शॉर्टकट। वैसे मैंने तो कभी बुक्स वगैरह उतनी ली नहीं, मैं यही सब आई प्लीडर्स के दम पे ज़िंदा थी। लेकिन फिर भी अगर बुक्स वगैरह लेनी है तो रेफरेंसेस, लोकल रेफरेंसेस आते हैं हर कॉलेज के, तो वो रेफरेंसेस आप मतलब कॉलेज के प्रोफेसर से आप आइडिया ले सकते हो, या सीनियर जो आपके होते हैं वहाँ सीनियर स्टूडेंट्स, उनसे आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है। तो वो आपको डेफिनेटली रेकमेंड कर देंगे। और एक और चीज़ आप कर सकते हो, मैं आपको सबसे शॉर्टकट बता रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़्यादा बहुत एक्स्ट्रा लेवल की स्टडी नहीं करना चाहते हो, लीगल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो, जैसे मैं थी, मैं क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी तो मैं इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल सकती थी एलएलबी में। तो मैं क्या करती थी कि जो क्वेश्चन पेपर्स होते थे ना लास्ट ईयर के, वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैं सीनियर से कलेक्ट कर लेती थी या लाइब्रेरी से इशू करवा लेती थी, और उसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करती थी। तो लास्ट 10 ईयर्स के अगर पेपर्स मैं सॉल्व कर लेती थी ना हर सेमेस्टर के, क्योंकि वो 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस का कलेक्शंस होता था उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आते थे, ठीक है। कुछ उससे बियॉन्ड द बाउंड्री नहीं आते थे, भले थोड़ा सा मॉडिफाई वे में आए लेकिन वैसे ही आते थे। तो ये चीज़ एक याद रखिए कि अगर आपको सबसे शॉर्टेस्ट वे में अगर आपको स्टडी करनी है तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके एग्जाम देने चले जाया करो। लास्ट ईयर के, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लिए एंड दैट्स इट, जस्ट गो टू द एग्जाम हॉल। आपको अच्छे नंबर से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। प्लस रही बात मदद लेने की, तो मैंने आपको शॉर्टकट्स बता दिए, गूगल ट्रांसलेट, आई प्लीडर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूट्यूब ऑल्सो। ये सब आपको एक अच्छी हेल्प करते हैं, ठीक है, आपकी स्टडी को बिना बुक के, इतना ज़्यादा बुक पे डिपेंडेंट हुए बगैर आपको पढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हो। हाँ, नोट्स आप डेफिनेटली कॉपी में बनाते रहना, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी रखना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर अगर आप टाइम पर लिख ही नहीं पाओगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी, ठीक है। पढ़ो। और मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, एज ए लॉ स्टूडेंट इस चीज़ को दिमाग में रखो, भले आपका एक बार एलएलबी में 50% 60% ही आए, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, वो अच्छी खासी डेवलप होती रहनी चाहिए। आपको कॉलेज की तरफ से जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, चाहे इंटर्नशिप्स की, चाहे मूट कोर्ट्स की, आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए। प्लस साथ ही साथ मैं आपको ये कहूँगी कि हर स्टूडेंट को, चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कहीं का भी हो, उसको सीनियर ज्वाइन फर्स्ट ईयर से ही करना चाहिए। तो आप शाम को 5 से लेके 9 बजे तक या 8 बजे तक, जब तक भी पॉसिबल हो, आप सीनियर के साथ, कोई एक सीनियर पकड़ लो जान पहचान का, सीनियर के साथ आप लग जाओ, उनकी हेल्प कराओ जाकर, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा थोड़ा सा लीगल सेक्टर का। इससे क्या होगा कि आफ्टर 5 ईयर्स यू विल बी वेरी वेरी एक्सपर्ट इन लीगल फील्ड, ठीक है। मतलब एटलीस्ट इतना तो रहोगे कि आपको आराम से कोई खुशी खुशी एज ए जूनियर एडवोकेट हायर करेगा, एंड आपको ऐसा सूखा हाथ खाली हाथ नहीं भेजेगा, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देगा हाथ में, बिकॉज आपको कितना भी हो, आप इतने नॉन फैमिलियर नहीं हो लीगल सेक्टर से। तो आप वो चीज़ ज़रूर करो, अपने जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखना अपनी इस लीगल स्टडीज़ के टाइम पर, ठीक है। मार्क्स एक बार थोड़े कम आएंगे चलेगा, बट आपकी जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका कॉलेज और आपका मार्क्स कोई नहीं पूछता कोर्ट में, आपके एक्सपीरियंस पर ही बात होती है कि आपको काम आता है। और टाइपिंग, डबल हैंडेड टाइपिंग हर एडवोकेट को आनी चाहिए। स्टार्टिंग में उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है सर्वाइव करना फाइनेंशियली, तो डबल हैंडेड टाइपिंग हो सके तो हर स्टूडेंट मैं कहती हूँ कि सीखना चाहिए। लैपटॉप में अपने आप को जो स्पीड है उसको फैमिलियर रखो, अच्छी रखो, क्योंकि लैपटॉप में अगर आपको काम करने आता है अच्छे से, आपकी डबल हैंडेड टाइपिंग है, तो मैं लिटरली बता रही हूँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है।
तो वो सारी चीज़ें बस ध्यान रखनी है। और बाकी और किसी वीडियो में और भी कुछ अच्छी एडवाइसेज़ होंगी लॉ स्टूडेंट के लिए तो मैं बताऊँगी। तब तक के लिए इतना ही जानकारी है। अगर कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में अच्छे से पूछिएगा, कोई मतलब नहीं है। आप उसी बात को अच्छे से अगर बोलेंगे तो मैं ज़्यादा बेटर तरीके से रिप्लाई कर पाऊँगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके ही पसंद की वीडियो मेरे चैनल पर आते हैं। आप जैसा बोलते हैं मैं वैसे ही वीडियोज़ बनाती हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।